हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लॉजिक। सो अभी तक हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन देख लिया है। डायमेंशन में भी यूजेज ऑफ डायमेंशन देखा है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आज दो टॉपिक करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, 5-5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो जहां पे बस मुझे ये देखना है कि क्या रेंज में जो है डिफरेंस आ रहा है, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है, उसका आइडिया लगाने के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। ये जो दुनिया है, यूनिवर्स है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग क्या मानते हैं, किस चीज से वो दुनिया बना हुआ है, ठीक है। तो आज इस दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है ऑर्डर और मैग्नीट्यूड, कितना, किस ऑर्डर का है, कितना एक्सपोनेंट, पावर कितना आ रहा है, उसमें एक्सपोनेंट कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड में। तो उस मैग्नीट्यूड में हम कैसे उसका पावर चेक करेंगे। तो जैसे मान लो इसका जरूरत क्या है, क्यों हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखें, नहीं देखेंगे तो क्या होगा, देखना तो पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, तो इसको समझना है क्यों देखना पड़ेगा। तो मान लो कि कोई जैसे कोई एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, एटम का जैसे ले लेते हैं, न्यूक्लियस का ले लेते हैं, 10⁻⁻15 के रेंज में ये आता है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके बीच में है, ठीक है। अब कोई एक है जैसे डायमीटर ऑफ सन ले लेते हैं, जैसे 1.39 इंटू 10⁹ मीटर है। अब हमको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बताना है कि बताओ जो एटम का या हाइड्रोजन, जो एटम का साइज आता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है, उससे सन का जो डायमीटर है वो कितना बड़ा है, किस रेंज में जाएगा। तो हम सिंपली उसका कैलकुलेट करेंगे कि देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कितना पावर का आ रहा है, उस तरीके से निकालते हैं। वो लंबा प्रोसेस आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली हम जो है उसमें क्या करते हैं, तो ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं कि 10⁻⁻ किसी भी नंबर को, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे एक नंबर है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ सन 1.39 इंटू 10⁹ मीटर और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इस दोनों के बीच का जो है हमको देखना है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है इससे कितना टाइम्स जो है सन बड़ा है, किस ऑर्डर में उसका बड़ा है मैग्नीट्यूड में। तो एक नंबर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब मान लो कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 3 × 3.0 × 10⁻⁵, ठीक है। ये नंबर क्या हुआ 3 0 0 0 0 5 टाइम्स इस पे जीरो डाल दिया, ठीक है। तो ऑर्डर के फॉर्म में लिखना है तो इसको 10⁻, जो भी एक्सपोनेंट आएगा उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां जो ये आएगा 10 के ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो अब मान लो कि जैसे 1 to 10 के बीच में हम, मेरा नंबर यहाँ पे जो नंबर सेट हो जाएगा 1 to 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में हम नंबर को सेट करेंगे। जैसे हम 3 2 4 5 6 8 ये नंबर लेते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, तो हम देख लेंगे कि 3.2 इसको लिख सकते हैं इंटू 10⁻1 2 3 4 5, 10⁻5 लिख दिया। तो 3.2 जो है 10 के अंदर में आ गया, 1 to 10 के बीच में आ गया, ये कर लिया, ठीक है। अब अगर हम इसको 10 के अंदर कर लिए तो ये क्या है 5 से नीचे है, 5 से अगर ये नीचे है इसको डायरेक्टली हम 10⁵ ऑर्डर लिखेंगे। अगर ये 5 से बड़ा होगा, मान लो कि 6.31 इंटू 10⁻8 है, ठीक है। 6.31 इंटू 10⁻8, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे। अब जब ये 5 से बड़ा है, इसका ऑर्डर लिखने के लिए हमको 1, इसमें जो होगा 10, इसको हमको 10 लिखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 लिखना पड़ेगा इंटू 10⁻8, ये कितना हो जाएगा 10⁻9। तो इसमें यहाँ पे सेम ही रह गया, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, इस पोजीशन पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ क्योंकि 5 से जब सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, हम जब हम उसको नियरेस्ट नंबर लेके चलते हैं, उसमें हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हो गया, हाँ।
तो अभी कोई वही एग्जांपल जो कर रहे थे कि हमको अब यहाँ पे बताना है कि हाइड्रोजन एटम जो है सन से कितना छोटा है या सन जो है हाइड्रोजन एटम से कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सन का 1.39 इंटू 10⁹9। अब ये 5 से छोटा हो गया, 5 से छोटा है तो इसको डायरेक्टली हम 10⁹9 लिख सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम का कितना है 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 5 से छोटा है, ये डायरेक्टली 10⁻⁻10 मीटर हो गया ऑर्डर में, 10 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सन का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, सन का कितना है 10⁹9 है तो ऑर्डर 9 हो गया। और हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा 10⁻10 है तो -10 ऑर्डर हो गया। अब एक हाइड्रोजन एटम में ये सन के एटम मैग्नीट्यूड ऑर्डर में हाइड्रोजन एटम के ऑर्डर को माइनस करेंगे क्योंकि छोटा ये बड़ा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 माइनस -10 इज इक्वल टू 19, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा मल्टीपल का वो 10⁻19 का डिफरेंस होगा, इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इससे हम अंदाजा लगाते हैं 10⁻19 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाके मैग्नीट्यूड उतना डिफरेंस आता है, ठीक है। मैं समझ में आ गया। तो इसीलिए thus the diameter of sun is 19 order of magnitude larger than the hydrogen atom। डायमीटर ऑफ जो ऑर्डर डायमीटर ऑफ सन जो है 19 ऑर्डर जो है उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो लेट अस एग्जामिनेट द नंबर ऑफ पर्संस दैट मे सिट इन ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 800 मीटर। अब 800 मीटर का जो है सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस 800 मीटर है, ठीक है। अब हमको उसमें अंदाज लगाना है कि कितना आदमी बैठ सकता है। तो पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे फील्ड का। फील्ड का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 800 मीटर है, ठीक है, इसको मीटर कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू, पाई का तो यूनिट में बता दिया था कि इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है पाई का। आर का क्या हो गया 800 का स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर यूनिट हमेशा लिखना है, मीटर स्क्वायर 800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्योंकि 800 मीटर में है। इसका कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली अब 3.14 इंटू 64 इंटू 10 टू दी पावर, ये 100 है तो 10 टू दी पावर 4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा, कितना आएगा 192 के आसपास आएगा, 192 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर स्क्वायर। इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो 192 आ गया तो 1.92 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ये ऑर्डर आ गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया एरिया ऑफ सर्कल का ORDER कितना हो गया 10 टू दी पावर 6। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोला जाए कितना आदमी बैठ सकता है 10 टू दी पावर 6 एरिया हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि एक आदमी जो बैठेगा वो कितना एरिया लेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो अगर हम मान के चले, हम कुछ भी ले सकते हैं मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक जेन्युइन माना जाए तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम उसको बिठा सकते हैं एक आदमी को, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो उसको बिठा सकते हैं। तो हम मान लेंगे स्क्वायर का एरिया क्या होता है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है, हमको इसको मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट कन्वर्जन जो भी पढ़ के आए, डायमेंशन का जो यूज होगा जो पढ़ के आए, यहाँ पे कन्वर्जन में भी हेल्प करता है CGS टू SI यूनिट में, ठीक है।
इसको कितना से डिवाइड करेंगे? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 2500 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट टोटल कैंसिल हो जाएगा, नीचे में जो ये है यहाँ तुमको मीटर स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना हो गया? 0.25 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आदमी का बैठने का एरिया, और ये है ऑर्डर इतना। इसको ऑर्डर में करेंगे तो कितना हो गया? ये 10 से भी छोटा हो गया, तो 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 से भी छोटा हो गया, 1 से भी छोटा हो गया, तो 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 10⁻⁻1 का ऑर्डर हो गया। तो अब जो हम एरिया निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो टोटल फील्ड का एरिया कितना आ रहा है? 10⁻6 ऑर्डर, और जितना एरिया आदमी बैठने के लिए ले रहा है, तो 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा? 10⁻7, 10⁻7 लगभग उतना आदमी बैठ सकता है, ठीक है। और ये ह्यूज अमाउंट है। फिर यहां से तुमको आइडिया लग सकता है कि हाँ, एक ग्राउंड में तुमको कोई एक ग्राउंड दे दिया, बोले गया कि इस ग्राउंड में कितने लोग बैठते हैं, कोई प्रोग्राम करवाना है कितने लोग बैठ सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली तुम छोटा सा पासिंग एरिया सब छोड़ के भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अप्रोक्सीमेटली उसमें बैठ सकता है। ऑर्डर का यूज देख लिए कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड। कि इंसान, ह्यूमन, इसको बहुत पहले से इसका दिमाग शांत रहता नहीं है। हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ठीक है। उसी तरीके से पहले जो कुछ लोग थे उनके दिमाग में भी आता था कि ये जो भी चीज बना हुआ है ये किस चीज से बना हुआ है। जैसे होगा उस टाइम में कोई बड़ा सा मिट्टी लेके तोड़ते होंगे तो भी वो मिट्टी ही रह गया, उसको तोड़ते होंगे तो भी मिट्टी ही आ गया। तो उसको हम तोड़ते जा रहे हैं तो है तो वो मिट्टी ही, बड़ा सा मिट्टी है। जैसे ईंट लेते हैं, ईंट को तोड़ते हैं, दोनों आधा ईंट ही है, उसको तोड़ेंगे तो भी ईंट ही है, उसको फिर से तोड़ेंगे तो भी ईंट का टुकड़ा ही आ रहा है तो उसी का कंपोनेंट। तो उससे आदमी को आइडिया आया था पहले कि जो भी चीज बना है सब अपने एक छोटे से पार्टिकल में टूट सकता है। एक छोटा सा पार्टिकल होगा जो लास्ट में जाके कभी नहीं टूटेगा। तो हमारे इंडियन एक फिलोसफर थे जिनका नाम था कनाद, उन्होंने भी सेम आइडिया दिया और उसका नाम रखा, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा जो टूटेगा नहीं उसको कण कहा। अपने उनके नाम से आया, कनाद के नाम से कण आया। कण मतलब स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल। जब किसी भी चीज को तोड़ते जाएंगे और जब वो इंडिविजुअल पार्टिकल बचेगा, स्मॉल पार्टिकल वो होगा। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल, लेकिन इनका उनके टाइम तक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। वो माने हुए कि एक छोटा सा कोई पार्टिकल टूट गया, एक लास्ट का जो पार्टिकल बचेगा जो नहीं टूटेगा वही कण कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत हैवी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अलग अलग एक्साइटेशन डी-एक्साइटेशन करने के बाद, किसी भी मटेरियल पे बॉम्बार्ड करके देखा गया तो उससे पता चला, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल हार्ड वर्क करने के बाद पता चला कि अल्टीमेटली जो भी सब्सटेंस है, चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, जो भी हो, सारा 3 चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। किस चीज से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 3 चीज से मिलके जितना भी पार्टिकल है, जितना भी एटम्स है, जितना भी कण है, जितना भी सब्सटेंस है, सारा चीज इसी चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। चाहे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, तो कौन सा है इंपॉर्टेंट पॉइंट? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, जिसको अल्टीमेट पार्टिकल बोला गया, ठीक है। अब जो है आगे इसमें आते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड के लिए में कुछ पॉइंट्स जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
तो वही जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो है एटम्स से बना हुआ होता है। जितना भी जिसको हम कण बोलते हैं, तो जो कनाड ने जो कण बोला था, तो उसको फिर बाद में एटम्स नाम दिया गया। ठीक है, जो फाइनाइट स्ट्रक्चर पार्टिकल जो होगा, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा किसी भी चीज का, एलिमेंट का, तो उसको एटम्स बोला गया। ठीक है, अब एंड एटम्स हैव एट देयर हार्ट, मतलब मींस उसके जो कोर में, या कोर हो जाएगा, एट कोर, सेंटर, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। हर एटम में अपना एक न्यूक्लियस होता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा तो वो एटम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन का हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, मास नंबर कितना है? 12। तो उसमें 6 क्या होगा? प्रोटॉन, और 6 क्या होगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, अब वही ऑक्सीजन में चले जाएंगे, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटसाइड में रहेगा, जो सराउंडिंग में घूमेगा, तो वो ऑक्सीजन की तरफ बिहेव करने लगेगा। वही 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो कार्बन की तरफ बिहेव कर रहा है। सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो गया, तो हीलियम हो गया। ठीक है, उसी तरीके से तो इसका मतलब ये तो फाइनल हो गया कि जो भी न्यूक्लियस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, और उतना ही, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेबल एटम में चारों तरफ घूमता रहता है। न्यूक्लियस, जैसे ये न्यूक्लियस है, कोर, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यही हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब इसी एटम्स को जब हम एक साथ, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। फिर वही मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगा तो गैस बनाएगा, लिक्विड बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। तो उससे जो है बाकी सब स्ट्रक्चर जो भी है सारा चीज तैयार होता है। लिक्विड तैयार होगा तो वाटर तैयार होगा, सॉलिड तैयार होगा तो आयरन तैयार होगा, सॉइल तैयार होगा, जो भी बाकी मिनरल्स हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, गैस में ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल्स रहता है, गैस में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो गैस में होता है, कंबाइंड होकर ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कंबाइंड होकर बनाता है। हाइड्रोजन गैस रहता है, सारा चीज रहता है। तो वो सब धीरे धीरे जो कंबाइंड होकर एक साथ आता है तो वो बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेशल अरेंजमेंट, एक स्पेशल अरेंजमेंट में अपने ऑर्बिट में आता है। उसके बाद उसका ऑर्बिटल्स देखा जाता है, एसपीडीएफ, जो भी है ऑर्बिटल्स उसमें देखते हैं। सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिटल में रहेगा तो उसका क्या वेव फंक्शन होगा, सबका अपना अपना वेव फंक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपना जो वेव फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या मोमेंटम रहेगा, क्या एनर्जी रहेगा, उसी वेव फंक्शन से पता चल जाता है। ठीक है, ये सब हायर का है। ठीक है, ठीक, protons, neutrons and electrons in an atom determine the properties and behavior of material. अब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उससे बिहेवियर उसका सेट होगा। अब हायर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वो फिर रेडियो एक्टिव में चला जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन कितना है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उससे पता चलता है कि मेटलिक होगा कि नॉन मेटलिक होगा, ओपेक होगा कि लश्चरस होगा। ठीक है, सारा चीज जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के गेम पे ही होता है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही चीज, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब डिसाइड करता है, और इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि क्या प्रॉपर्टी होगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ऑब्जेक्ट्स ऑफ मॉडरेट और लार्ज साइज। जब एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड होता है ना, तो एक मॉडरेट साइज का या इनफाइनाइट साइज का, लार्ज साइज का कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, तो यहीं से स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड जो बोलते हैं, कोई भी जो भी हो, वर्ल्ड में जो भी है सब एटम से मिलकर ही बना हो सकता है, एटम से मिलकर बना हो सकता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर एग्रीगेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं सब क्या चीज से बने हुए होते हैं? एटम से या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर। ठीक है, nature is well connected entity with transformation from one particle to another.
नेचर में जो सारे जो जितना भी एंटिटी है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक ट्रांसफॉर्मेबल है। एक पार्टिकल एक एक कभी कुछ बिहेव करेगा, कभी जैसे वाटर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलके वाटर बन गया, एक नया प्रॉपर्टी देने लगा। दोनों को अलग कर दिए तो गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कोई भी एक कार्बन आइटम उसे निकाल लेंगे तो दूसरे टाइप का प्रोटीन का बिहेव करने लगेगा। चेन उसका चेंज कर देंगे तो दूसरे टाइप का प्रोटीन का बिहेवियर शुरू हो जाएगा। एक उसमें कोई एटम उसमें ऐड कर दिए, तो नाइट्रोजन ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बनता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल। यही तीनों अलग अलग तरीके से कंबाइंड होकर अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग स्ट्रक्चर को तैयार करता है, अलग अलग एटम्स को तैयार करता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को तैयार करता है। ठीक है। तो बेसिक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। अब थोड़ा समरी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या देखें? किसी भी नंबर को हम a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। यूज टू एक्सप्रेस वाइडली वेरिंग नंबर्स, जो वाइडली वेरिंग नंबर, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, वेरी कर रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। हेल्प इन क्विक एस्टिमेशन, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा लेकिन एस्टिमेट बता देगा कि हाँ इतना का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी जो है ना, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, तो वहां पे आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नंबर में ज्यादा डिफरेंस है तो आप वहां से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जाओ, वहां से कैलकुलेट करो, देखो कि किसका ऑर्डर मैच कर रहा है, वो आंसर हो। ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का भी फायदा होता है। सन का और हाइड्रोजन एटम का तो एग्जाम्पल हम लेके देख लिए, 10 19 के आसपास का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड में हमने क्या देखा? वर्ल्ड इज मेड ऑफ इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल, इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, जो पहले पुराने फिलोसफर, सारे वर्ल्ड फिलोसफर बोलते थे, जैसे कनाद ने बोला, सब ने बोला। उस टाइम में वेराइटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा नहीं थे। ठीक है। अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या होता था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसी से सारा गेम होगा। जो भी चीज होगा इसी से बनेगा। एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, एक साथ जमा होके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी सब्सटेंस तैयार होता है, कोई भी स्ट्रक्चर तैयार होता है। और नेचर जो है इज ए वेल कनेक्टेड एंटिटी। नेचर में जो भी चीज है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, सीओ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। वो प्लांट लेगा, प्लांट से जो फिर वो प्रोडक्ट आता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो वो फिर हम लोग जो भी है हम लोग अपने रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन यूज करते हैं। फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो नेचर के पास जाता है। तो नेचर में जितने भी एंटिटी है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय यही ट्रांसफर ऑफ जो भी पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी चीज है सब एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं, तभी वो एग्जिस्टेंस होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। कल होगा तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मैक्सिमम होगा, जितना भी टाइप का प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, और हर टाइप पे कोशिश करूंगा कि 4-5 एग्जाम्पल दे दूं, आपको एक्सरसाइज दे दूं सॉल्व करने के लिए। वो अगर हो सकता है 8-10 टाइप का क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, और हर पे 5-5 6 क्वेश्चन मैं दे दूंगा असाइनमेंट करने के लिए। ठीक है। तो वो हम कल करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं। थैंक यू।